तिवारी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 1 पूर्णांक इसकी प्रश्नावली 1.4 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। भाग ए ऋण 30 भाग 10। बच्चों इसको हम इस तरह लिखेंगे, ऋण 30 बटा 10। अब हम ऋण 30 को इस तरह से लिख सकते हैं, यह 10 गुणा ऋण 3 होगा बटा 10, क्योंकि बच्चों 10 गुणा ऋण 3 बराबर ऋण 30 होता है। 10 को 10 से काटेंगे तो हमें यह ऋण 3 मिल जाता है। भाग बी 50 भाग ऋण 5। बच्चों इसको 50 बटा ऋण 5 लिखेंगे। 50 को बच्चों हम लिख सकते हैं 10 गुणा 5 और ऋण 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा ऋण 1। 5 से 5 कट जाता है। अब बच्चों हम 10 को इस तरह से लिख सकते हैं, 10 बराबर ऋण 10 गुणा ऋण 1 बटा ऋण 1। बच्चों 10 को हम ऋण 10 गुणा ऋण 1 लिख सकते हैं। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है, यह 10 होगा। अब ऋण 1 से ऋण 1 कट जाता है तो हमें उत्तर ऋण 10 मिल जाता है। भाग सी ऋण 36 भाग ऋण 9। बच्चों इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ऋण 36 बटा ऋण 9। अब बच्चों ऋण 36 को हम ऋण 9 गुणा 4 लिख सकते हैं बटा ऋण 9। ऋण 9 से ऋण 9 कट जाता है तो हमें उत्तर के रूप में 4 प्राप्त होता है। भाग डी ऋण 49 भाग 49। बच्चों इसको इस तरह से लिखेंगे, ऋण 49 बटा 49 और ऋण 49 को हम 49 गुणा ऋण 1 लिख सकते हैं बटा 49। 49 से 49 कट जाता है तो इस तरह से हमें उत्तर के रूप में ऋण 1 मिल जाता है। भाग ई 13 भाग कोष्टक ऋण 2 धन 1। बच्चों इसको इस तरह से लिखेंगे, 13 बटा कोष्टक ऋण 2 धन 1। पहले हम कोष्टक को हल करेंगे तो इसको 13 बटा, अब कोष्टक में लिखा हुआ है ऋण 2 धन 1। ऋण 2 धन 1 ऋण 1 होता है। अब बच्चों हम 13 को इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 13 गुणा ऋण 1 बटा ऋण 1। ऋण 1 से ऋण 1 कट जाता है तो हमें उत्तर के रूप में ऋण 13 मिलता है। भाग एफ 0 भाग ऋण 12। बच्चों इसको 0 बटा ऋण 12 लिखेंगे। बच्चों 0 को हम किसी पूर्णांक से अगर विभाजित करें तो हमें उत्तर 0 ही प्राप्त होता है। भाग जी ऋण 31 भाग कोष्टक ऋण 30 धन ऋण 1। बच्चों इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ऋण 31 भाग कोष्टक को हल कर लेते हैं। कोष्टक में दिया गया है ऋण 30 धन ऋण 1। दोनों ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर ऋणात्मक ऋण 31 मिलेगा। तो बच्चों इसको अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 31 बटा ऋण 31। ऋण 31 को हम 31 गुणा ऋण 1 लिखेंगे और नीचे भी ऋण 31 को 31 गुणा ऋण 1 लिखेंगे। 31 से 31 और ऋण 1 से ऋण 1 कट जाता है तो हमें उत्तर के रूप में 1 प्राप्त होता है। भाग एच इसमें दिया गया है ऋण 36 भाग 12। इसको कोष्टक में दिया गया है भाग 3। बच्चों पहले हम कोष्टक को हल कर लेते हैं, ऋण 36 बटा 12 लिखेंगे इसको भाग 3 और कोष्टक के अंदर ऋण 36 को हम 12 गुणा ऋण 3 लिखेंगे बटा 12। भाग 3 कोष्टक के अंदर 12 से 12 कट जाता है। अब यह ऋण 3 बचता है, ऋण 3 भाग 3। इसको बच्चों हम ऋण 3 बटा 3 लिखेंगे। ऋण 3 को 3 गुणा ऋण 1 लिखेंगे बटा 3। 3 से 3 कट जाता है तो हमें उत्तर के रूप में ऋण 1 मिल जाता है। भाग आई करते हैं। इसमें दिया गया है कोष्टक ऋण 6 धन 5 कोष्टक बंद भाग कोष्टक ऋण 2 धन 1 कोष्टक बंद। पहले बच्चों हम कोष्टक को हल कर लेते हैं।
कोष्टक में दिया गया है ऋण 6 धन 5। बच्चों यह ऋण 1 होगा, भाग दूसरे कोष्टक में दिया गया है ऋण 2 धन 1, यह ऋण 1 होगा। बच्चों आगे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ऋण 1 भाग ऋण 1। बच्चों ऋण 1 को ऋण 1 से भाग देंगे तो यह हमें धनात्मक संख्या मिलेगी और 1 मिलेगा। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग कोष्टक बी प्लस सी कोष्टक बंद बराबर नहीं ए भाग बी धन ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। तो पहले भाग ए कर लेते हैं। यहाँ पर ए बराबर 12, बी बराबर ऋण 4, सी बराबर 2 दिया गया है। तो हमने बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष को सत्यापित करना है। बायां पक्ष ए भाग बी धन सी है, बराबर नहीं दायां पक्ष ए भाग बी धन ए भाग सी है। पहले हम बायां पक्ष ज्ञात कर लेते हैं, ए भाग बी धन सी। यहाँ पर ए, बी और सी की मान रख लेते हैं। तो ए बराबर 12, बी बराबर ऋण 4, सी बराबर 2 रख लेते हैं। तो यह 12 भाग ऋण 4 धन 2 होगा। इसको हम 12 भाग कोष्टक को हल करेंगे, ऋण 4 धन 2 ऋण 2 होता है। तो 12 भाग ऋण 2, इसको 12 बटा ऋण 2 लिखेंगे और 12 को हम ऋण 6 गुणा ऋण 2 लिख सकते हैं बटा ऋण 2। ऋण 2 से ऋण 2 कट जाता है तो यह हमें बायां पक्ष ऋण 6 मिल जाता है। अब हम दायां पक्ष हल करेंगे जो कि ए भाग बी धन ए भाग सी है। ए, बी, सी की मान रखेंगे। ए बराबर 12, बी बराबर ऋण 4 धन ए भाग सी, ए को 12 और सी को 2 रखेंगे। तो इसको हम अब इस तरह से लिखेंगे, 12 बटा ऋण 4 धन 12 बटा 2। 12 को हम बच्चों ऋण 3 गुणा ऋण 4 लिख सकते हैं। तो 12 बटा ऋण 4 बराबर ऋण 3 गुणा ऋण 4 बटा ऋण 4 धन 12 बटा 2। इसको हम 6 गुणा 2 बटा 2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाता है और इधर ऋण 4 से ऋण 4 कट जाता है। तो हमें ऋण 3 धन 6 मिल जाता है। और बच्चों ऋण 3 धन 6 बराबर 3 होता है। तो बच्चों क्योंकि ऋण 6 बराबर नहीं होता 3 के, तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, अतः यह सत्यापित होता है। बच्चों इसी तरह से हम भाग बी करेंगे। भाग बी के लिए पहले बायां पक्ष हल कर लेते हैं। ए भाग बी धन सी, यहाँ पर ए, बी और सी का मान रख लेते हैं। यह ऋण 10 भाग 1 धन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर ऋण 10, बी बराबर 1, सी बराबर 1 दिया गया है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यह ऋण 10 बटा कोष्टक में 1 धन 1, यह 2 होता है। तो यह ऋण 10 बटा 2 होगा। अब ऋण 10 को हम ऋण 5 गुणा 2 लिख सकते हैं बटा 2, 2 से 2 कट जाता है। तो यह बायां पक्ष ऋण 5 मिल जाता है। अब हम दायां पक्ष हल करेंगे जो कि ए भाग बी धन ए भाग सी है। अब हम ए, बी और सी की मान रख लेते हैं। तो यह ऋण 10 भाग 1 धन ऋण 10 भाग 1 होगा। इसको आगे हल करते हैं। इसको हम ऋण 10 भाग 1 लिखेंगे धन ऋण 10 भाग 1 लिखेंगे। ऋण 10 भाग 1 ऋण 10 होता है, धन ऋण 10 भाग 1 ऋण 10 होता है। अब ऋण 10 धन ऋण 10 ऋण 20 होता है। बच्चों यहाँ पर भी स्पष्ट है कि ऋण 5 बराबर नहीं ऋण 20 के। तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, अतः यह सत्यापित होता है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाग ए 369 भाग रिक्त स्थान बराबर 369। बच्चों यहाँ पर 369 को हमने ऐसे पूर्णांक से भाग देना है कि इसका उत्तर 369 ही आए। तो उत्तर हमें धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है
और वही पूर्णांक मिल रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ इसको हम 1 से भाग देंगे तो हमें वही पूर्णांक मिल जाएगा। तो 369 भाग 1 बराबर 369, रिक्त स्थान में 1 आएगा। भाग बी ऋण 75 भाग रिक्त स्थान बराबर ऋण 1। बच्चों हमें यहाँ पर उत्तर के रूप में ऋण 1 मिल रहा है, ऋण 75 को हमने भाग देना है और इतना तो स्पष्ट है कि ऋण 1 हमें उत्तर मिल रहा है तो हमें ऋण 75 को एक धनात्मक संख्या से भाग देना होगा, और यह उत्तर ऋण 1 मिल रहा है तो हमें 75 से भाग देना होगा। ऋण 75 भाग 75 बराबर ऋण 1 होगा, तो यहाँ रिक्त स्थान में ऋण 75 आ जाएगा। भाग सी ऋण 206 भाग रिक्त स्थान बराबर 1, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में धनात्मक संख्या आएगी और उत्तर हमें 1 मिल रहा है। बच्चों क्योंकि यहाँ पर उत्तर हमें धनात्मक संख्या मिल रही है और यह 1 है, तो हमें इस ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग देना होगा और 1 उत्तर लाने के लिए उसी संख्या से भाग देना होगा। तो यहाँ पर ऋण 206 आएगा। ऋण 206 को ऋण 206 से भाग देंगे तो उत्तर हमें धनात्मक संख्या 1 मिलेगी। भाग डी ऋण 87 भाग रिक्त स्थान बराबर 87। अब यहाँ पर उत्तर हमें धनात्मक संख्या 87 मिल रही है और हमें ऋण 87 को किसी पूर्णांक से भाग देना है, तो वही पूर्णांक मिल रहा है लेकिन धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ इस ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से ही भाग देंगे और यह ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 होगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो धनात्मक पूर्णांक मिलता है। और ऋण 87 भाग ऋण 1 तो हमें 87 मिल जाएगा, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में ऋण 1 आएगा। भाग ई रिक्त स्थान भाग 1 बराबर ऋण 87। बच्चों यहाँ पर ऋण 87 हमें प्राप्त करना है और 1 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में ऋण 87 ही आएगा, क्योंकि ऋण 87 को अगर 1 से भाग देंगे तो वही पूर्णांक हमें मिल जाता है, ऋण 87 मिल जाता है। भाग एफ रिक्त स्थान भाग 48 बराबर ऋण 1। बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से भाग दें तो हमें 1 प्राप्त होता है, यहाँ पर लेकिन ऋण 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ रिक्त स्थान में ऋण 48 आएगा, क्योंकि ऋण 48 को अगर 48 से भाग देंगे तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक 1 मिल जाएगा। भाग जी 20 भाग रिक्त स्थान बराबर ऋण 2। बच्चों यहाँ पर 20 से हमने किसी पूर्णांक से भाग देना है और हमें उत्तर के रूप में -2 प्राप्त हो जाए। अब उत्तर हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहा है तो हमें इस 20 को किसी ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देना होगा। अब हम जानते हैं कि 20 को अगर 10 से भाग देते हैं तो 2 आता है, तो यहाँ पर 20 को ऋण 10 से भाग देंगे, क्योंकि 20 को अगर ऋण 10 से भाग देंगे तो हमें ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। भाग एच रिक्त स्थान भाग 4 बराबर ऋण 3। तो बच्चों ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी है जो कि 4 का गुणज हो और उत्तर ऋणात्मक पूर्णांक मिले, ऋण 3 मिले, तो हमें ऋणात्मक संख्या लेनी होगी और 4 का गुणज यहाँ पर 12 होगा। तो ऋण 12 को अगर हम 4 से भाग दें तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा और यह 3 मिलेगा, ऋण 3। तो ऋण 12 भाग 4 बराबर ऋण 3, तो रिक्त स्थान में ऋण 12 आएगा। प्रश्न 4 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भाग बी बराबर ऋण 3 हो। ऐसा एक युग्म 6 ऋण 2 है, क्योंकि 6 भाग ऋण 2 बराबर ऋण 3 है। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि a भाग b बराबर ऋण 3, इसका मतलब a बटा b बराबर ऋण 3। तो यहाँ पर a अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो b ऋणात्मक पूर्णांक लेना होगा, और a अगर ऋणात्मक पूर्णांक लिया हुआ है तो b को धनात्मक पूर्णांक लेना होगा। तो इतना स्पष्ट है कि a और b के चिन्ह विपरीत होंगे, a धनात्मक तो b ऋणात्मक, a ऋणात्मक तो b धनात्मक। इस तरह से हमने a और b इन पूर्णांकों का युग्म लेना होगा। तो जैसे एक उदाहरण 6 और ऋण 2 दिया है, 6 यहाँ पर धनात्मक है, ऋण 2 यह ऋणात्मक है।
हम एक युग्म ऋण 6 और 2 का भी ले सकते हैं, क्योंकि ऋण 6/2 बराबर 3 गुणा ऋण 3 गुणा 2/2 और यह ऋण 3 आ जाता है। बच्चों दूसरा ऐसा युग्म 9 और ऋण 3 का भी हो सकता है। तो बच्चों 9 को अगर ऋण 3 से विभाजित करें तो यह 9 को हम ऋण 3 गुणा ऋण 3 लिख सकते हैं बटा ऋण 3 से ऋण 3 कट जाता है तो यह ऋण 3 आ जाता है। तो दूसरा ऐसा युग्म 9 और ऋण 3 का हो सकता है। तीसरा उदाहरण हम 12 ऋण 4 का हम दे सकते हैं, क्योंकि 12 बटा ऋण 4 बराबर, इसको हम ऋण 4 गुणा ऋण 3 बटा ऋण 4 लिख सकते हैं। ऋण 4 से ऋण 4 कट जाता है, यह ऋण 3 हो जाता है। तो तीसरा उदाहरण, तीसरा ऐसा युग्म 12 ऋण 4 का हो सकता है। चौथा उदाहरण हम ऋण 27 और 9 का ले सकते हैं, क्योंकि ऋण 27 बटा 9 बराबर, ऋण 27 को हम 9 गुणा ऋण 3 लिख सकते हैं बटा 9 से 9 कट जाता है बराबर ऋण 3। बच्चों पांचवा उदाहरण पूर्णांकों का युग्म ऋण 15,5 हो सकता है, क्योंकि ऋण 15 बटा 5 बराबर 5 गुणा ऋण 3 बटा 5 से 5 कट जाता है तो यह भी ऋण 3 आ जाता है। तो बच्चों ऐसे उदाहरण हमने प्राप्त कर लिए हैं। चलिए प्रश्न 5 करते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? बच्चों इस प्रश्न को हम संख्या रेखा की सहायता से हल कर सकते हैं। बच्चों संख्या रेखा यहाँ पर बना लेते हैं। बच्चों इस संख्या रेखा पर हम 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, इसको अंकित कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इस बिंदु पर 12 बजे अंकित कर देते हैं, दोपहर 12 बजे, और दोपहर 12 बजे 0 से 10 डिग्री ऊपर, इसका मतलब धन 10 डिग्री सेल्सियस, इसको अंकित कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दोपहर 12 बजे को 0 से अंकित कर लेते हैं और इसके 1 घंटे बाद समय 1 बजे होगा, इसके 1 घंटे बाद 2 बजे, इसके 1 घंटे बाद 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। यह 12 बजे रात के होंगे। और बच्चों यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, प्रति घंटे की दर का मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो 1 बजे यह 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो इसको हम अंकित कर देते हैं, यह 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे 1 घंटे के बाद 2 बजे यह 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 3 बजे यह 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 4 बजे यह 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 5 बजे यह 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 1 घंटे बाद 6 बजे यह 0 से 2 कम, इसको हम ऋण 2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। 7 बजे यह ऋण 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 8 बजे यह ऋण 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 9 बजे यह ऋण 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 10 बजे यह ऋण 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 11 बजे यह ऋण 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऋण 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और रात 12 बजे यह ऋण 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब बच्चों प्रश्न में आगे पूछा गया है किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो बच्चों इसको हम संख्या रेखा पर देख लेते हैं। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे का मतलब ऋण 8 डिग्री सेल्सियस, और ऋण 8 डिग्री सेल्सियस यह हम संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि 9 बजे, साढ़े 9 बजे का तापमान है। तो बच्चों किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? तो साढ़े 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब आगे पूछा गया है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। बच्चों आधी रात का मतलब रात 12 बजे, और हम संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि रात 12 बजे का तापमान ऋण 14 डिग्री सेल्सियस है। तो आधी रात को तापमान क्या होगा? यह तापमान
आधी रात को यानी कि रात को 12 बजे ऋण 14 डिग्री सेल्सियस होगा। अब बच्चों इस प्रश्न को इस तरह से भी कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, मतलब धन 10 डिग्री सेल्सियस था। किस समय तापमान शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, मतलब ऋण 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पर हम तापमान में अंतर निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तापमान में अंतर बराबर धन 10 को घटाना होगा ऋण 8 से। तो इसको हम धन 10 धन 8 लिख सकते हैं। तो यह आ जाता है 18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कहा गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम के लिए लिया गया समय बराबर 1 घंटा। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम के लिए लिया गया समय बराबर 1/2 घंटे होंगे। अब हमें 18 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर के लिए समय निकालना है। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम के लिए लिया गया समय बराबर 1/2 गुणा 18 घंटे होगा, और 18 को हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं बटा 2। 2 से 2 कट जाता है, तो यह 9 घंटे आ जाता है। तो बच्चों इस तरह से कुल समय बराबर 12 बजे दोपहर धन 9 घंटे। तो दोपहर के 12 बजे के बाद 9 घंटे अगर हम जोड़ दें तो यह समय साय के 9 बज जाते हैं। तो यह साय 9 बजे होगा। अब बच्चों प्रश्न का दूसरा भाग भी कर लेते हैं। आधी रात को तापमान क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर दोपहर 12 बजे से यानी आधी रात 12 बजे तक का कुल समय 12 घंटे होगा। हम जानते हैं कि दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक का समय 12 घंटे होता है। इसको हम लिख लेते हैं। और दिया गया है कि 1 घंटे में कम हुआ तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में कम हुआ तापमान बराबर 2 गुणा 12 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, और दोपहर 12 बजे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था। तो कितना तापमान कम हुआ? 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ। तो आधी रात का तापमान निकालने के लिए 12 बजे के तापमान को 24 डिग्री सेल्सियस से घटाएंगे, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस में से 24 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे। तो आधी रात का तापमान बराबर 10 डिग्री सेल्सियस ऋण 24 डिग्री सेल्सियस होगा, और 10 ऋण 24 बराबर ऋण 14 होता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस ऋण 24 डिग्री सेल्सियस बराबर ऋण 14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बच्चों आधी रात का तापमान ऋण 14 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रश्न 6 करते हैं। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए धन 3 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। भाग 1, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? बच्चों यहाँ पर दिया गया है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, और यह दिया गया है कि 12 उत्तर उसके सही पाए जाते हैं। अब हमें निकालना है कि कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रति प्रश्न सही उत्तर के लिए अंक बराबर धन 3 अंक, और प्रति प्रश्न गलत उत्तर बराबर ऋण 2 अंक। यहाँ पर राधिका के कुल अंक जो उसने प्राप्त किए हैं, राधिका के कुल अंक 20 है, इसको लिख लेते हैं। और कुल अंक का मतलब सही उत्तर के लिए अंक धन गलत उत्तर के लिए अंक बराबर 20। बच्चों सही उत्तर के लिए अंक, इसको ज्ञात करने के लिए हमें, क्योंकि दिया गया है 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो 12 को हमने 3 से गुणा करना होगा, क्योंकि 12 सही उत्तर, प्रति प्रश्न सही उत्तर 3 अंक, तो 12 गुणा 3 सही उत्तर के लिए अंक होंगे। 12 गुणा 3 धन गलत उत्तर के लिए अंक बराबर 20। बच्चों यहाँ पर गलत उत्तर के लिए अंक मान लेते हैं कि x है। 12 गुणा 3 धन x बराबर 20। इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 12 गुणा 3 36 होता है, तो 36 धन x बराबर 20। अब बच्चों हम x निकालने के लिए, क्योंकि कुल अंक 20 है, तो 20 को 36 से घटाएंगे, तो x 20 ऋण 36। तो इस तरह से x बराबर ऋण
16 आ जाता है। x का मतलब गलत उत्तर के लिए अंक बराबर ऋण 16। अब हमें गलत उत्तरों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों इसको निकालने के लिए गलत उत्तर के लिए जो अंक हैं इनको एक अंक के उत्तर के लिए जो अंक है उनसे विभाजित करना होगा। तो गलत उत्तरों की संख्या बराबर गलत उत्तरों के कुल अंक बटा एक गलत उत्तर के लिए अंक। गलत उत्तरों के कुल अंक ऋण 16 हैं, एक उत्तर के लिए अंक ऋण 2 है। तो ऋण 16 बटा ऋण 2। ऋण 16 को हम 8 गुणा ऋण 2 लिखेंगे बटा ऋण 2। ऋण 2 से ऋण 2 कट जाता है, यह 8 आ जाता है। तो गलत उत्तरों की संख्या 8 होगी। अतः राधिका ने 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। बच्चों भाग 2 में दिया गया है मोहिनी टेस्ट में ऋण 5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? बच्चों इस भाग को भी भाग 1 की तरह करेंगे। मोहिनी के लिए कुल अंक बराबर ऋण 5 है, इनको लिख लेते हैं। कुल अंक बराबर ऋण 5। कुल अंक का मतलब सही उत्तरों के अंक धन गलत उत्तरों के अंक बराबर ऋण 5। सही उत्तरों के अंक यह 7 गुणा 3 होंगे क्योंकि मोहिनी ने 7 सही उत्तर दिए हैं। एक सही उत्तर के लिए अंक 3 है, तो सही उत्तरों के लिए अंक 7 गुणा 3 होंगे। धन गलत उत्तरों के अंक यह हम 22 मान लेते हैं बराबर ऋण 5। 7 गुणा 3 21 होता है, 21 धन 22 बराबर ऋण 5। तो 22 निकालने के लिए बच्चों ऋण 5 में से 21 घटाएंगे तो हमें 22 का मतलब गलत उत्तरों के अंक मिल जाते हैं। तो ऋण 5 ऋण 21 यह ऋण 26 होता है। अब गलत उत्तरों की संख्या के लिए गलत उत्तरों के कुल अंक को एक गलत के उत्तर के अंक से विभाजित करना होगा। तो गलत उत्तरों की संख्या ऋण 26 बटा ऋण 2 होगी। ऋण 26 को हम 13 गुणा ऋण 2 लिखेंगे बटा ऋण 2। ऋण 2 से ऋण 2 कट जाता है, यह 13 आ जाता है। तो गलत उत्तरों की संख्या 13 होगी। इसका मतलब अतः मोहिनी ने 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। चलिए बच्चों प्रश्न 7 करते हैं। इसमें दिया गया है एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो उसे ऋण 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? बच्चों इस प्रश्न को हम इस चित्र से दर्शा सकते हैं। दिया गया है कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो हम भूमि तल को यह मान लेते हैं कि यह भूमि तल है। नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर, तो इसको हम 10 मीटर ऊपर ले लेते हैं। माना कि यह स्थिति यहाँ पर है। भूमि तल को अगर हम 0 से निरूपित करते हैं तो 10 मीटर ऊपर का मतलब धन 10 होगा। धन 10 मीटर लिखेंगे इसको। तो ऋण 350 मीटर, इसका मतलब भूमि तल से नीचे 350 मीटर, इसको हम दर्शा लेते हैं। तो हमने 350 मीटर इस स्थिति को यहाँ पर दर्शा लिया है। इसको हम ऋण 350 मीटर लिखेंगे। भूमि तल से ऊपर 10 मीटर ऊपर धन 10 मीटर, भूमि तल से 350 मीटर नीचे ऋण 350 मीटर। अब हम खान कूपक द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं क्योंकि वह धन 10 मीटर से चलना शुरू करेगा और ऋण 350 मीटर तक जाएगा। तो यह कुल दूरी 10 धन 350 होगी यानी कि 360 मीटर होगी। तो इसको हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। खान कूपक द्वारा तय की गई दूरी बराबर 10 ऋण 350, तो यह आ जाता है 10 धन 350 और यह 360, इतना मीटर होगी। अब यहाँ पर दिया गया है कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी 1 मिनट में वह 6 मीटर नीचे चला जाता है। तो 6 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1 मिनट लिखेंगे। अब हम 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेते हैं। तो 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/6 मिनट होगा। 360 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/6 को 360 से गुणा करेंगे तो यह 360/6 हो जाता है और 360/6 को हम 60 गुणा 6/6 लिखेंगे। 6 से 6
कट जाता है तो यह 60 मिनट आ जाता है। बच्चों 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो हम कह सकते हैं कि खानपुपक को 350 मीटर नीचे जाने में 1 घंटे का समय लगेगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।